नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मापवानी। आई होप यू आर लुकिंग गुड। आज 14 फरवरी 2023 है। आज की पहली फाइनेंशियल खबर जो है वो एमएसपी और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि एमएफपी के साथ जुड़ी हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो आप जानते हैं। अब मैं बात करूंगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। इसकी शुरुआत जो है वो 2013-14 में कांग्रेस की सरकार ने की थी। और ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि एमएफपी जो है, इसमें ये होता है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं या फिर फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल्स जो हैं, वो फॉरेस्ट में जाकर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको कलेक्ट करते हैं, राइट, और इन चीज़ों को मार्केट में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल बाम्बू, राइट, जो बांस है, बाम्बू। तो ये जो ट्राइबल्स हैं उनको मार्केट में प्रॉपर राइट प्राइस मिले, उनको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिले। जो किसानों को सरकार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है कुछ आइटम्स पर, लेट्स से वीट हैं, राइस हैं, इन सारी चीज़ों पर। तो 2013-14 में उस समय की जो सरकार है उसने ये सोचा कि ये चीज़ जो है वो, ये एक प्रकार की जो एक सिक्योरिटी है, इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो हमें हमारे ट्राइबल्स को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको स्टार्ट किया गया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ और चीज़ों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिस्ट में ऐड करेगी ताकि जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको और ज़्यादा कवर मिले ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है मिलेट्स की, और हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है। और मोदी सरकार अब ये देख रही है कि जो नेचुरली ग्रोइंग मिलेट्स हैं, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको ये एमएसपी के तहत लाया जाए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो हैं उन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक प्रकार का मिलेट है जिसको कहते हैं बारबत्ती, राइट, स्ट्रिंग बीन्स, और ये साहिबगंज में हमें देखने को मिलता है। तो इसको ये सिस्टम के तहत लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इसी के साथ अर्जुन मुंडा साहब ने ये भी बताया है कि जब मिलेट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर सरकार जो है नेचुरली ग्रोइंग मिलेट्स जो हैं उनको ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का टैग देगी, राइट। जो फील्ड में उगाए जाते हैं उनको एमएफपी के तहत नहीं गिना जाएगा। जो नेचुरली मिलने वाले जो ऐसे मिलेट्स हैं उनको ही ये एमएफपी के तहत रखा जाएगा। जो नॉर्मल होते हैं उनको तो आप एमएसपी में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्राइबल की मदद करने के लिए सरकार जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में चीज़ों को रखती है। अभी 87 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एमएसपी नेट में हैं। और जैसे मैंने आपको ये स्कीम के बारे में तो बता दिया, राइट। अब ट्राइबल्स जो होते हैं वो ये चीज़ों को विलेज हाट्स जो होती है, विलेज हाट्स, तो उसमें बेचते हैं। और अगर मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से गिर जाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आकर ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको ख़रीद लेती है ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनको राइट या फिर जो पहले से तय की गई जो अमाउंट है वो उनको मिले। तो इससे क्या होता है कि ट्राइबल्स जो होते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों, कोविड-19 के टाइम पर इसको और ज़्यादा एक्सपांड किया गया ताकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो और ट्राइबल्स जो हैं, जो कुछ गांवों में चले गए थे या फिर कुछ शहरों की तरफ चले गए थे, तो लॉकडाउन की वजह से वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तो वहाँ पर जाकर उनको वो क्या करें, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने ये जो एमएफपी हैं उसको थोड़ा एक्सपांड किया था नवंबर 2020 में। The government has included 24 new items in the list of MFPs covered under MSP. The center had also given states the authority to fix higher MSP. सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को ये भी छूट दी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एमएसपी की लिमिट सेट करता है तो उसके ऊपर जाकर 10% जो है वो स्टेट्स जो हैं वो तय कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है वो ट्राइबल को ही होता है। लेट्स से कि किसी एक चीज़ को लेकर सरकार ने 100 रुपये एमएसपी तय की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राइट, 100 रुपये। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10% एक्स्ट्रा यानी कि इसको 110 भी कर सकती है, राइट। तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो मिलेंगे उस राज्य के ट्राइबल्स को, तो उससे उनका ही फायदा होगा, इज़न्ट इट। तो ये भी छूट जो है वो सरकार ने दे रखी है। Global efforts must to regulate crypto's Web3 sectors.
निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बताई है कि क्रिप्टो एसेट्स और वेब 3 सेक्टर्स जो हैं, इनको अगर हमें कंट्रोल में लाना है, इनको रेगुलेट करना है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले आईएमएफ के जो हेड हैं उनके साथ भी डिस्कशन जब हुई थी, तब हमारे निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया था कि ये क्रिप्टो एसेट्स को कंट्रोल करना है तो हमें ग्लोबल लेवल पर सभी देशों को मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और ये जो क्रिप्टो एसेट्स हैं ये बेसिकली बॉर्डरलेस हैं, और इनको रोकना है तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बिना आप रोक नहीं सकते। आप कितने भी लॉज बना लीजिए, राइट, उसकी इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी जब तक एक ग्लोबल लेवल पर इस पर काम ना किया जाए तब तक। और क्रिप्टो माइनिंग हो, क्रिप्टो एसेट्स हो, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो, जो भी है, राइट, इनको रेगुलेट करना, इनको कंट्रोल करना है तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अब G20 में भी भारत जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, और भारत ये अपील कर रहा है कि हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो हैं वो तैयार करने होंगे ताकि हम इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस के सामने लड़ सकें। मिनिस्टर ने यह भी बताया कि जो TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लास्ट जो हमारा बजट था ना उसमें ये चीज़ ऐड की गई थी कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करेंगे तो फिर आपको TDS जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसके पीछे रीज़न भी ये बताया कि रीज़न इज़ कि इससे क्या होगा कि जो मनी ट्रायल है, ट्रेल यानी कि एक पूरा जो रास्ता होता है कि कहाँ से किसने पैसे कहाँ पर खर्च किए, ये वो, तो TDS जब कट होगा तो पता चलेगा कि ये जो ये क्रिप्टोस जो हैं तो इनका इस्तेमाल ड्रग्स और टेरर फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं हो रहा है ना, यू नो। कंज्यूमर इन्फ्लेशन zooms to 3-month high of 6.52% इन जनवरी। दोस्तों, अब तो आप इस सीरीज़ को एक लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, वैसे मैंने फरवरी में ही इसको स्टार्ट की, लेकिन इससे पहले भी हमने लगभग 1 साल तक इस सीरीज़ को चलाया है। तो मोस्ट ऑफ यू आर रेगुलर स्टूडेंट्स, तो यू नो राइट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं उसको सरकार ने इन्फ्लेशन को किस रेंज में रखने के को बोला है, 2% से लेकर 6%, राइट। आइडियली 4% से थोड़ा कम, 3.5 के आसपास इन्फ्लेशन है तो इट्स गुड। मैक्सिमम लिमिट है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6.52 हो गया, और इससे पहले भी यही चल रहा था। तो जो अगर हम 3 महीनों का अगर इन्फ्लेशन का रेट देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, तो जनवरी में ये 6.52% हो गया। इट वॉज 5.72% इन द प्रिसीडिंग मंथ, यानी कि दिसंबर 2022 में इन्फ्लेशन 5.72% था, 6% से कम था, और अब 6.52% हो गया है। तो अब क्या होगा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं वो आने वाली मॉनिटरी जो बाई मंथली पॉलिसी होगी तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेपो रेट को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। अभी रेपो रेट को 0.25% से बढ़ाया, तो अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, 6.50 चल रहा है, राइट। अब और ज़्यादा, लेट्स से 6.75 हो सकता है, तो लोन्स और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो नवंबर और दिसंबर में 6% से कम था, और हमने देखा कि, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये आंकड़ा बता दिया कि 6.5% अभी रेपो रेट रखा गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें हॉकिश यानी कि बहुत ही एक प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एग्रेसिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कर रही है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में जो मीटिंग होगी, बाई मंथली मीटिंग, तो उसमें और रेट हाइक हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना 6.75 भी हो सकता है। और मेन जो रीज़न है दैट इज़ फूड एंड बिवरेज इन्फ्लेशन। रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, लेकिन रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन को भी पुश करेगा, उसको भी बढ़ाएगा। तो अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले समय में एलिवेटेड रहेगा, एलिवेटेड यानी कि ऊपर ही रहेगा। आने वाले ये पूरा जो क्वार्टर अभी चल रहा है, इन द सेंस के जनवरी, फरवरी और मार्च एंड तक इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर ग्रोथ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नई जो FTP है उसको अप्रैल 2023 में होपफुली लॉन्च किया जाएगा, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर जो विजन है वो हमें देखने को मिलेगा, खास करके ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। इसमें जो क्लियरेंसेस हैं उनको स्पीड अप करना, फिजिकल इंटरफेस कम करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सके। कोई चीज़ अंदर आ रही है तो उसको भी फटाफट जो है वो फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाएगी। अब FTP ऐसे समय पर आ रही हैं
मीन्स अभी जो समय चल रहा है उसमें ऐसा है कि भारत का जो इकोनॉमिक मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो चल रहा है, इसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, आउटबाउंड शिपमेंट्स जो हैं, उस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म विजन है वो ये होगा कि $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स को हम अचीव करेंगे बाय 2030। और जो सर्विस सेक्टर हैं, राइट, खास करके हमारी सर्विसेज जो हैं वो हम यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे देशों में या फिर क्षेत्रों में ज़्यादा सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, राइट, देन यू हैव दिस साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो अलग अलग जगहों पर सर्विसेज बेचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। FTP इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। बेसिकली FTP जो है वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई एक पॉलिसी होती है। सिंपल इज दैट। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी, तो इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बेसिकली हमारे पीयूष गोयल साहब ने ये बताया है कि जो मेंबर्स हैं उनको अर्ली हार्वेस्ट डिलीवरेबल्स पर काम करना चाहिए। व्हाट इज अर्ली हार्वेस्ट डिलीवरेबल्स? इसका मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। हमने कई बार सेल्फ डेवलपमेंट की हमारी क्लास जो है उसमें बात की है ना, मैं आपको कई बार बताता आया हूँ कि जो भी अगर आपको बड़ा कोई लक्ष्य हासिल करना है तो उसका एक ही रास्ता है, एंड दैट इज स्मॉल बेबी स्टेप्स, राइट। आप पूरा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पहले दिन पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक आर्टिकल जो है फाइनेंशियल न्यूज़ का फर्स्ट पेज पर आपको लगे कि नहीं चलो ये सेबी कुछ कह रही है तो मैं वो आर्टिकल पढ़ूंगा, फिर वो आर्टिकल में आपको यही नहीं पता कि सेबी क्या है, तो आप सेबी के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे, फिर आप कुछ और चीज़ें देखेंगे, तो एक ही आर्टिकल जो है उसमें आपने 45 से लेकर 50 मिनट्स इन्वेस्ट कर दी, कोई बात नहीं, यू आर स्टार्टिंग इट, राइट। धीरे 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 करके शायद 1 साल 2 साल के अंदर आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि पूरा फाइनेंशियल पेपर आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज जस्ट अ वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, राइट। वो ना पढ़ना पड़े इसीलिए तो ये सीरीज चल रही है कि मैं अलग अलग मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स, ये 4 न्यूज़पेपर्स जो हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये जो अर्ली हार्वेस्ट डिलीवरेबल्स जो है ना, ये ऐसे बेबी स्टेप्स हैं कि आप छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स उठाइए। देखिए कि ये सारे देश जो है वो मिलकर कुछ टोटल कितने कंट्रीज हैं इसके बताइए। सिर्फ नंबर नहीं, मुझे सारे के सारे कंट्री जो हैं उनके नाम चाहिए। Stick your name, stick the names of the countries who are part of IPEF in the comment section. Okay. तो अर्ली हार्वेस्ट डिलीवरेबल्स अब मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं तो अच्छा होगा, वरना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेसिकली छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, वे सारी चीज़ें जो हम इजीली अचीव कर सकते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद कुछ उससे थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भारत ने IPEF मेंबर्स को कहा है। और अभी जो डिस्कशन चल रही है वो सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी पर डिस्कशन चल रही है। कैसे कैपेसिटी को बिल्डअप किया जा सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस एक दूसरे को कैसे दिया जा सकता है, कैसे हम एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट कैसा है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन चल रही है। Right, and that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.